हेलो जेंटलमैन। हमारा नाम है डेविड और आप देख रहे हैं ज्ञान ज्योति। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, जानदार होंगे, शानदार होंगे, जिंदाबाद होंगे। जी हाँ दोस्तों, हम अपनी पॉलिटी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिकों की चर्चा करेंगे। हम आज उन महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो सीधा का सीधा आपके एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। जी हाँ, जैसा कि आपको मालूम है, कल हमने संविधान का निर्माण देखा था। यानी कि जितने भी आपके एग्जाम में संविधान के निर्माण से संबंधित जितने भी प्रश्न आए होंगे, हमने उन प्रश्नों की लगातार बेहतरीन तरीका से चर्चाएं की थी। तो दोस्तों, अब हम शुरुआत करने वाले हैं संविधान के स्रोत। जी हाँ, वो स्रोत जिनके माध्यम से हमारा संविधान बना था, वो संविधान जो पूरे देश के लिए संविधान है। तो वो संविधान को बनाने के लिए वो कौन कौन से प्रावधान थे जो अन्य देशों के संविधान से ग्रहण किए गए थे, उनके बारे में जानेंगे। फिर हमें देखना है कि संविधान के अंदर कितने भाग हैं, क्योंकि आपको मालूम है मेरे बच्चे, जो भी आप एग्जाम दे रहे होंगे तो एग्जामिनर एक तरफ भाग दे देता है और दूसरी तरफ उस भाग में क्या क्या शामिल है मैचिंग करने के लिए प्रश्न बनते हैं, और अधिकतर बच्चे उन्हें भी गलत करके आते हैं। फिर अंतिम टॉपिक रहेगा हमारा प्रस्तावना। जी हाँ, आज हम इन 3 टॉपिकों की चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, तैयार हो जाओ। आपकी स्क्रीन पे सबसे पहला प्रश्न आने वाला है। देखते हैं आप में से कितने बच्चे इसका आंसर बिल्कुल सटीक लगाते हैं, बिल्कुल सही लगाते हैं। और अभी भी हमारे साथ में बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, लगातार कमेंट कर रहे हैं। सभी बच्चों को दिल से धन्यवाद। जी हाँ, जिसमें से बहुत तेज नाम आ रहे हैं, मैं उन नामों को पढ़ भी नहीं पा रहा हूं, जिसमें रमेश है, रागनी है, रितु है, मनीषा है, प्रीति, बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो दोस्तों, इंतजार खत्म हुआ। आपकी स्क्रीन पर सबसे पहला प्रश्न है। जी हाँ, ये प्रश्न संविधान के स्रोत से है। जी हाँ, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये संविधान है आपका। जी हाँ, वेट 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 वेट, जस्ट मिनट। यस, ये आपका संविधान है। जी हाँ, ये संविधान है। इस संविधान को बनाने के लिए अन्य अन्य देशों के प्रावधान से, यानी कि अन्य अन्य देशों के संविधान से कुछ प्रावधानों को शामिल किया गया था। मान लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया था, अमेरिका के संविधान से क्या लिया था, कनाडा के संविधान से, फ्रांस के संविधान से, जर्मनी के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से। इस प्रकार से लगभग 60 देशों के संविधान से कुछ प्रावधानों को भारतीय संविधान में मिलाया गया था। तो प्रश्न यहां से भी बनते हैं। देखते हैं आपका कितना कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप कितने आंसर लगातार दे पाते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है। जी हाँ, इसमें लिखा है भारत के संविधान में उद्देश्य का विचार कहां से आया। जी हाँ, भारत के संविधान में उद्देश्य का विचार कहां से आया। विकल्प 4 हैं आपके पास में। पहला विकल्प है इटली के संविधान से, पहला विकल्प इटली के संविधान से, दूसरा है कनाडा के संविधान से, और तीसरा है फ्रांस के संविधान से, और चौथा है यूएसए के संविधान से। जी हाँ, सबसे पहले आपको समझना है कि उद्देश्य का क्या है। यदि कल आप हमारे साथ क्लास में होंगे तो जेंटलमैन, हमने इसकी चर्चा की थी उद्देश्य का क्या है। ये वही उद्देश्य का है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा वर्ष 1946 में संविधान सभा में प्रस्तुत की गई थी। और इसकी एग्जैक्ट डेट अगर हम आपको बताएं तो मेरे बच्चों, वो है 13 दिसंबर 1940 को इसको संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था। जी हाँ, 13 दिसंबर 1940 को संविधान सभा में इसको प्रस्तुत किया गया था। और आपको मालूम है उस समय ये संविधान सभा ने स्वीकार नहीं की, और आपको मालूम है फाइनली वो समय था 22 जनवरी। जी हाँ, वो समय था 22 जनवरी 1947 इसको स्वीकार किया गया था। हम उसी उद्देश्य का की बात कर रहे हैं। ये उद्देश्य का, ये प्रस्तावना किस देश के संविधान से ली गई है और इसका मतलब क्या है। ये जो संविधान बनाया गया है, इस संविधान का उद्देश्य क्या है, ये संविधान का चेहरा है। और इसी प्रस्तावना के एक नहीं कई नाम हैं। इसको संविधान का सार्थक कहा जाता है, इसको संविधान का मुखौटा कहा जाता है, इसको संविधान का दर्पण कहा जाता है, इसी को संविधान का भाग कहा जाता है। मेरे बच्चों, बहुत सारे नाम हैं। तो पहला प्रश्न उद्देश्य का से है, और यह पूछा गया है, ये बच्चों, मेरे बच्चों, ये उद्देश्य का किस देश के संविधान से ली गई है। जी हाँ, ये उद्देश्य का किस देश के संविधान से ली गई है। यदि आपने गहराई से पढ़ा होगा, यदि आपको कुछ बातें याद होंगी, तो मेरे बच्चों इसका आंसर केवल और केवल अमेरिका आना चाहिए। जी हाँ, इसका आंसर केवल और केवल यूएसए आना चाहिए, यूएसए आना चाहिए। और दूसरी बात, इस प्रस्तावना के अलावा बहुत ऐसी बातें हैं जो यूएसए के संविधान से भारतीय संविधान में शामिल की गई हैं। मैं आपको गिनाने वाला हूं। जी हाँ,
सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष, ये कहां से लिया गया है? ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जो आपके पास में मौलिक अधिकार हैं, जी हाँ, कहीं भी आ सकते हैं, जा सकते हैं, खेल सकते हैं, बात कर सकते हैं, सरकार की नीतियों की आलोचना कर सकते हैं, कहीं आप बोल सकते हैं, ये मौलिक अधिकार मेरे बच्चों, ये भी अमेरिका के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। और ये हमारे राष्ट्रपति महोदय, इनको हटाने का प्रावधान, ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये पहली बात थी। तो इसका आंसर कोई और नहीं, अमेरिका का यानी कि यूएसए आएगा। यदि हम इटली की बात करते हैं, वेट यानी हम इटली की बात करते हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने हमारे ऊपर शासन किया था। तो हमने भी इनके संविधान से बहुत सारी बातें ली हैं। संसदीय विशेषाधिकार हमने यहीं से लिया है, इटली से लिया है। और एकल नागरिकता, जी हाँ, एकल नागरिकता, एकल नागरिकता भी हमने इटली के संविधान से लिया है। तो जेंटलमैन, प्रस्तावना की उद्देश्य की बात करते हैं तो आंसर डी होगा। यदि हम कनाडा की बात करते हैं तो कनाडा के संविधान से हमारे संविधान में क्या है? आपको मालूम है, एक राज्यपाल का पद होता है और वो राज्यपाल का पद संघ सरकार के द्वारा किसी भी राज्य में नियुक्त किया जाता है और ये पद राज्यपाल महोदय कनाडा से लिया है। और दूसरी बात, केंद्र राज्यों के मध्य जो संबंध हैं, जो शक्तियों का बंटवारा है, ये मेरे बच्चे, ये भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट, यदि हम फ्रांस की बात करते हैं, फ्रांस की बात करते हैं तो बच्चों आपने उद्देश्य का पढ़ी होगी, जी हाँ, आपने उद्देश्य का पढ़ी होगी। वहां पे आपको सामाजिक न्याय, जी हाँ, वहां पर आपको सामाजिक न्याय देखा होगा आपने। वेट, यस, बट नॉट वर्किंग। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, राजनीतिक न्याय, ये मेरे बच्चे फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, जी हाँ। और इनका उल्लेख आपको मालूम है प्रस्तावना में भी है और डीपीएसबी में भी इनका उल्लेख किया गया है। तो पहला प्रश्न का आंसर केवल और केवल डी होगा, जी हाँ। और अधिकतर बच्चे आंसर डी लगा भी रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। यस, वेट, यस, यस। दूसरा प्रश्न बहुत ही आसान प्रश्न है। यदि आपने पॉलिटी को थोड़े से अच्छे से भी पढ़ा होगा तो मेरे बच्चों इसका आंसर आपके पास में होगा। ये कह रहा है भारतीय राजनीति व्यवस्था में सबसे सर्वोच्च कौन है? इनमें से सबसे सर्वोच्च कौन है? ये प्रश्न बड़ा ही आसान है, जी हाँ, ये प्रश्न बड़ा ही आसान है। पहला विकल्प दिया गया है सर्वोच्च न्यायालय, दूसरा दिया गया है संविधान, तीसरा संसद, चौथा धर्म। इनमें से सबसे सर्वोच्च क्या है? जी हाँ, भारतीय राजनीति व्यवस्था में इनमें से सबसे सर्वोच्च क्या है? ये प्रश्न बड़ा ही आसान प्रश्न है। देखते हैं आप में से कौन इसका आंसर देते हैं। यस, विनोद, राकेश, रागनी, अभी भी आप गलत आंसर दे रहे हैं। मेरे बच्चा सर्वोच्च ये सुप्रीम कोर्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अगर आप आंसर लगा रहे हैं, आपका आंसर बिल्कुल गलत है, आपका आंसर बिल्कुल गलत है। आप किस आधार पर सुप्रीम कोर्ट लगा रहे हैं? इसका आंसर केवल और केवल बी होगा, यानी कि संविधान, यानी कि संविधान। वो संविधान ही है सर। वो संविधान एक ऐसी किताब है जिस किताब के माध्यम से सत्ताओं का संचालन किया जाता है। वो संविधान है जिसे पढ़कर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्याय करते हैं। ये संविधान है और भारत में सबसे सर्वोच्च है वो है संविधान, जी हाँ, वो है संविधान। आंसर केवल और केवल बी होगा, आंसर केवल और केवल बी होगा। दूसरी बात, यदि आप संसद लगा रहे हैं, आप गलत हैं। आप ब्रिटेन में नहीं जन्मे हुए हैं, आपका जन्म भारत में हुआ है। यदि आपका जन्म ब्रिटेन में हुआ होता तो आपका आंसर संसद होता। यदि आप इंग्लैंड, ब्रिटेन में जन्मे होते तो आपका आंसर आपका आंसर संसद होता। लेकिन आपका जन्म भारत में है, आप भारत के निवासी हैं। तो मेरे बच्चे, भारत में सबसे सर्वोच्च है वो है संविधान। संविधान पहले है, वो बात अलग है, विधि बनाने का काम संसद का होता है, लेकिन सबसे सर्वोच्च है वो संविधान है। और यदि बात करें धर्म की, मेरे लाल, धर्म सर्वोच्च नहीं है। देश धर्म से नहीं चलता है, देश चलता है संविधान से। वो बात अलग है जब आप राजतंत्र की बात करते हैं, राजतंत्र में धर्म प्राथमिकता थी, धर्म सर्वोच्च था। लेकिन ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में धर्म सर्वोच्च नहीं है।
सर्वोच्च है संविधान। तो इसका आंसर केवल और केवल बी होगा। और जो बच्चे आंसर बी लगा रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। जी हां, आंसर इज द बी। बी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, एक और प्रश्न, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। देखते हैं आप में से इसका आंसर कौन देगा। ये कह रहा है भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नलिखित किस देश के संविधान से ली गई है। फिर से ये प्रश्न स्रोत से है। जो हमारा संविधान है, जो हमारा बड़ा संविधान है, जो हमारा लिखित संविधान है, इस संविधान में अन्य देशों के संविधानों के कुछ प्रावधानों को शामिल किया गया है। उनमें से यह पूछ रहा है ये न्यायिक पुनरीक्षण, न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक पुनरीक्षण किस देश के संविधान से लिया गया है। तो चार विकल्प आपके पास में है। पहला विकल्प है यूनाइटेड किंगडम, दूसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका, और तीसरा है यूएसएसआर, और चौथा है ऑस्ट्रेलिया। आंसर आपके पास में होना चाहिए। इसकी हम बात करते हैं तो इसका आंसर केवल और केवल अमेरिका है। जी हाँ, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यदि जब संसद कोई ऐसी विधि बनाए जिस विधि से आपके अधिकारों का हनन हो रहा है, तो मेरे बच्चों, मेरे लाल, उस विधि को सर्वोच्च न्यायालय शून्य घोषित कर सकती है, उसी को शून्य घोषित कर सकती है। और ये कॉन्सेप्ट हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। तो इसका आंसर केवल और केवल बी होगा। जी हाँ, बी इज द राइट आंसर। इसका आंसर केवल और केवल बी होगा। और हम आपको बताए थे ये जो यूनाइटेड किंगडम है यहां से क्या लिया गया है, यहां से क्या लिया है, ये हम आपको बताए थे। और इनके आगे भी हम चर्चा करेंगे। इसकी पूरी लिस्ट हमारे पास में है, हम उस पूरी लिस्ट की भी चर्चा करेंगे। तो फिलहाल इसका आंसर केवल और केवल अमेरिका आएगा। यदि हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, समवर्ती सूची। जी हाँ, यहां से ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं, एक और प्रश्न। जी हाँ, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, न्यायिक पुनरावलोकन। जी हाँ, न्यायिक पुनरावलोकन, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 13। इसका मतलब होता है यदि संसद, यदि सरकारें कोई ऐसा कानून बना रहे हैं, वो कानून आपके अधिकारों का उल्लंघन करता है, वो कानून आपके अधिकारों को सीमित करता है, वो कानून आपके अधिकारों को खत्म करता है, तो उस दशा में सुप्रीम कोर्ट उस कानून को शून्य और असंवैधानिक घोषित कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, ये वही न्यायिक पुनरावलोकन है। जी हाँ, ये वही न्यायिक पुनरावलोकन है। तो यहां से एक प्रश्न बना है, ये कह रहा है न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है, कहां कहां पर है, किस किस देश में इसको अपनाया गया है। चार विकल्प आपके पास में है। पहला विकल्प है मेरे बच्चों, ये केवल भारत में है। क्या ये केवल भारत में है? अभी हमने पढ़ा था मेरे बच्चे, मेरे लाल, इसको अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ये केवल भारत में नहीं है, भारत के अलावा ये अमेरिका के संविधान में भी है। तो पहला आंसर नहीं होगा। यदि आप पहले आंसर लगा रहे हैं तो आप गलत हैं। दूसरी बात करते हैं, केवल यूएसए में नहीं है यार, भारत में भी है, केवल यूएसए में नहीं है, ये भारत में भी है। तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। और तीसरी बात, भारत और यूएसए। जी हां दोस्तों, यदि आप आंसर सी लगा रहे हैं तो मेरे बच्चों, मेरे लाल, आपका आंसर सी बिल्कुल सही है। जी हां, आपका आंसर सी बिल्कुल सही है। जी हां, आंसर केवल और केवल सी होगा इसका, केवल यूके। ये गलत है सर, ये आपको गलत करवा रहा है, ये आपको एग्जाम की रेस से बाहर निकलवा रहा है। इतना अच्छा प्रश्न था, इतना कमजोर प्रश्न था। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपके पास होना चाहिए, इसका आंसर आपके पास होना चाहिए। तो यहां तक हम चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आने वाला है। देखते हैं आप में से कितने बच्चे इसका आंसर बिल्कुल सही लगाते हैं, सटीक लगाते हैं। देखते हैं। जी हाँ, ये कह रहा है इनमें से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ, जी हाँ, इनमें से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ अमेरिका परिसंघ के समान है। जो भारतीय संघ और अमेरिका परिसंघ है उसके समान है, कौन सा लक्षण है, ये हम मान रहे हैं। ये प्रश्न आपको तंग कर सकता है। यदि आपने इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से नहीं पढ़ रखा हुआ तो ये कॉन्सेप्ट आपको तंग कर सकता है। जी हाँ, ये कॉन्सेप्ट आपको तंग कर सकता है। विकल्प 4 दिए गए हैं। पहला विकल्प है एकल नागरिकता, यानी कि ये कह रहा है जो अमेरिका में नागरिकता है वही भारत में है। अब आप बताइए, इसे कर दो। अब आप बताइए, अमेरिका में डुअल सिटीजनशिप है, दोहरी नागरिकता है, और भारत में एकल नागरिकता है, तो ये समानता नहीं है, ये असमानता है।
जी हाँ, ये समानता नहीं है। अमेरिका की बात करते हैं तो वहां पर दोहरी नागरिकता है और भारत में एकल नागरिकता है। तो ये विकल्प किसी भी कीमत पर सही नहीं होगा, ये बिल्कुल गलत होगा। ये पहली बात थी। दूसरी बात, संविधान की 3 अनुसूचियां, ये भी गलत है सर, ये भारत में है, ये भी गलत है। तीसरा, न्यायपालिका की द्वैधता, ये भी गलत है। भारत में एकल न्यायपालिका है, अमेरिका में, भारत की बात कर रहे हैं, एकल है, अमेरिका में डुअल है, दोहरी है। तो ये भी विकल्प आपका बिल्कुल गलत होगा। जी हाँ, ये भी विकल्प आपका गलत होगा। आपका आंसर केवल और केवल डी होगा। जी हाँ, भारत के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, जी हाँ, ये समानता है, ये समानता है और इसका आंसर केवल और केवल डी होगा। इसका आंसर केवल और केवल डी होगा। आगे बढ़ते हैं। एक और प्रश्न, जी हाँ, संघात्मक। संघात्मक क्या होता है? ये संघात्मक का मतलब होता है केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के मध्य शक्तियों का विभाजन। राज्य सरकार अपने राज्य में कानून बना सकते हैं, सरकारें, केंद्र सरकार, संसद किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं करेगी। आपको मालूम है 7वीं अनुसूची में 3 विषय हैं, संघ सूची, समवर्ती सूची, जो समवर्ती सूची और राज्य सूची। जो राज्य सूची के विषय हैं उन पर केवल राज्य सरकार कानून बना सकती है। तो ये शक्ति के विभाजन की बात करता है। तो ये कह रहा है भारतीय संघात्मक व्यवस्था इनमें से किस देश से संबंधित है? जी हाँ, इनमें से किस देश से संबंधित है या इनमें से किस देश के संविधान से लिया गया है, यानी कि संघात्मक व्यवस्था। और हम आपको बताएं ये संघात्मक क्या होता है, यानी केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन। किस विषय पर केंद्र कानून बनाएगा और किस विषय पर राज्य कानून बनाएंगे। स्पष्ट है सर, ये स्पष्ट है। ये व्यवस्था कहां से ली गई है, प्रश्न ये है। 4 विकल्प आपके पास में है। पहला है कनाडा, दूसरा है यूनाइटेड किंगडम और तीसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका और चौथा है आयरलैंड। यदि मेरे बच्चों शुरुआत से आप हमारे साथ जुड़े होंगे तो मेरे बच्चा आंसर आपके पास होगा इसका। जी हाँ, हमने पहला क्वेश्चन डिस्कस किया तो इसकी भी बात की थी हमने। जी हाँ, यहाँ से भी हमने बात की थी। तो राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा, केंद्र के पास में क्या शक्ति होंगी और राज्य के पास में क्या शक्ति होंगी, इसका स्पष्ट उल्लेख ये करता है कनाडा। आंसर केवल और केवल कनाडा होगा। हम ये भी बताए थे यूनाइटेड किंगडम। जी हाँ, आपको मालूम है मेरे बच्चों, इस यूके से हमारे संविधान में क्या क्या लिया गया है? एकल नागरिकता, संसदीय विशेष अधिकार, संसदीय प्रणाली, मंत्रिमंडल, ये सारे हमने यूके के संविधान से लिए गए हैं। वहीं हम अमेरिका की बात करते हैं, एक नहीं बहुत सारी चीजें। अगर राष्ट्रपति को हटाना होगा तो हटाने का प्रावधान, महाभियोग हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। मौलिक अधिकार हमने अमेरिका के संविधान से लिए हैं, उद्देश्य का हमने अमेरिका के संविधान से लिए हैं। इसी प्रकार से हमने अमेरिका के संविधान से बहुत प्रावधान लिए हैं। वहीं आयरलैंड की बात करते हैं तो मेरे बच्चों आपको मालूम है आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। जी हाँ, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक डीपीएसपी ही हमने आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। तो मेरे बच्चों यहाँ पे आंसर केवल और केवल ए होगा। ए इज द राइट आंसर। बहुत सारे बच्चे ए लगा रहे हैं, उनमें से कुछ ऐसे बच्चे हैं मेरे लाल वो बी लगा रहे हैं। जो बच्चे बी लगा रहे हैं वो गलत हैं, उन्हें फिर से पढ़ने की आवश्यकता है। आगे बढ़ रहे हैं। फिर से संघवाद, भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? जी हाँ, ये भी प्रश्न बहुत ही सामान्य प्रश्न है। इस संघात्मक व्यवस्था की जैसा है, जिस प्रकार से हमने संघात्मक व्यवस्था को एक्सप्लेन किया था, लगभग उसी के समान जैसा वर्ड है। ये कहां से लिया गया है? तो मेरे बच्चों संघात्मक व्यवस्था हमने कनाडा के संविधान से लिया था। और मेरे लाल मेरे बच्चे, ये संघवाद भी हमने कनाडा के संविधान से लिया है। हमने इसको भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से ही शामिल किया है। तो इसका आंसर कोई और नहीं, इसका आंसर केवल और केवल कनाडा होगा। कनाडा इसका आंसर होगा। क्लियर? क्लियर? कनाडा इसका आंसर होगा। यूएसए, बार बार हम आपको बता चुके हैं यूएसए के संविधान से क्या लिया है, अब नहीं बताएंगे आपको। ऑस्ट्रेलिया ये भी नहीं बताएंगे। जर्मनी, हाँ, आपातकालीन उपबंध, जी हाँ,
आपको मालूम है राष्ट्रपति महोदय के द्वारा आपातकालीन घोषणा की जाती है। तो ये प्रावधान हमने जर्मनी के संविधान से लिए हैं। जी हाँ मेरे बच्चा, ये प्रश्न आपको बड़े ही आसान लग रहे होंगे, लेकिन जब आप एग्जाम हॉल में होंगे तो ये प्रश्न आपको प्रॉब्लम कर सकते हैं। ये प्रश्न आपको एग्जाम में से बिल्कुल बाहर निकाल सकते हैं। तो मेरे बच्चों, किसी भी कॉन्सेप्ट पे छोड़ना नहीं है। जब आप इस मैदान में आ चुके हैं तो साम बाम दंड भेद हर प्रकार से इस मैदान में आपको फतेह करनी है, क्योंकि योद्धा कभी भयभीत नहीं होते हैं और जो भयभीत होते हैं वो योद्धा नहीं होते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं रुकने का, सोचने का, इंतजार करने का टाइम खत्म, क्योंकि मेहनत करने वाले ही विकास करते हैं और सफल वो होते हैं जो प्रयास करते हैं। जीवन को बेहतर बनाओ, सपनों को साकार। जी हाँ दोस्तों, जीवन को बेहतर बताओ, सपनों को साकार, ज्ञान ज्योति के साथ। जी हाँ, एक ज्ञान ज्योति एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो लगातार आपके सपनों को साकार करने के लिए प्रयास कर रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है भारतीय संविधान में राज्यों का संघ, जी हाँ, राज्यों का संघ किस देश के संविधान से लिया गया है? जी हाँ, यह प्रश्न भी आपको भयभीत कर सकता है। राज्यों का संघ किस देश के संविधान से लिया गया है? पहला विकल्प है अमेरिका के संविधान से। क्या यह सत्य है? नहीं है सर। दूसरा है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तीसरा है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका के अधिनियम से। और तीसरा है स्विट्जरलैंड के संविधान से। हम आपको बताएं, यदि हम अमेरिका की बात करते हैं, यदि हम आपको क्लास बता रहे होते तो सारी बातों को हम एक्सप्लेन करते, लिख कर करते, क्योंकि इतना वक्त है नहीं, ये PYQ हैं। तो यदि हम अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका में फेडरल व्यवस्था है सर। अमेरिका में कोई भी राज्य अमेरिका से अलग हो सकता है, ये फेडरल व्यवस्था है। यदि हम ऑस्ट्रेलिया से बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया से नहीं लिया गया है, ये केवल और केवल सी है, यानी कि ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका के अधिनियम से इसको राज्यों का संघ ये लिया गया है। तो केवल इसका आंसर सी होगा। सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, एक और प्रश्न। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची, जी हाँ, समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है? आपको मालूम है 3 सूचियां हैं। पहली है संघ सूची, उसमें केवल और केवल संघ सरकार को कानून बनाने का अधिकार है। जी हाँ, दूसरी है समवर्ती सूची, यहां पर संघ और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। और तीसरी है राज्य सूची, उस विषय पर केवल और केवल राज्य सरकारों को कानून बनाने का अधिकार है। तो मेरे बच्चों, यह समवर्ती सूची है जहां पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाएंगे। लेकिन जो मुद्दा केंद्र के पक्ष में है, केंद्र के झुकाव में है, और केंद्र उस पर कानून बना सकता है, केंद्र का कानून इस विषय पर मान्य होगा। तो ये समवर्ती सूची है। तो ये समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है? तो विकल्प 4 हैं, सोवियत संघ, ऑस्ट्रेलिया, इटली, कनाडा। शुरुआत में हम आपको बताए थे ये समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, पहली बात थी ये। यदि हम इटली की बात करते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हम आपको बताए थे, बार बार उन एग्जाम्पलों को हम रिपीट नहीं करेंगे। ऐसे ही कनाडा 4-5 बार इसका हम जिक्र कर चुके हैं। तो फिलहाल इसका आंसर केवल और केवल ऑस्ट्रेलिया यानी कि बी होगा। बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विवादों में किसे सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग कहा? जी हाँ, इनमें से कौन सा आंसर होगा? यानी कि विवादों में किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग कहा? यानी कि यह कब कहा था कि यह संविधान का भाग है, प्रस्तावना संविधान का भाग है? ये 4 केस दिए हैं। पहला है बीरूबारी, के गोपाल और केशवानंद। आपको मालूम है ये समय था वर्ष 1973। जी हाँ, वर्ष 1973। केशवानंद आपको बड़ा ही फेमस केस है। यही वो फेमस केस है जिसने संविधान को जिंदा किया है। जी हाँ, अगर ये केस ना होता तो शायद संविधान कब का लुट गया होता। इसी केस में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद अधिकारों में, मूल अधिकारों में, संविधान में संशोधन कर सकता है, लेकिन जो संविधान का मूल ढांचा है उसमें संशोधन नहीं कर सकता है। और यहीं पर भी एक निर्णय दिया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है,
प्रस्तावना संविधान का भाग है, तो वो किस था? आंसर होगा डी, केशवानंद भारती। जी हाँ, केशवानंद भारती इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। संविधान, भारत के संविधान में उद्देश्य का विचार लिया गया था। जी हाँ, फिर से जो भारत का संविधान है, ये उद्देश्य का विचार किस देश के संविधान से लिया है? और शुरुआत में हम इसकी चर्चा किए थे। जी हाँ, शुरुआत में हम इसकी चर्चा किए थे। इसका आंसर केवल और केवल डी होगा। डी इज द राइट आंसर। यदि आप शुरुआत से हमसे जुड़े होंगे तो मेरे बच्चा, मेरे लाल, हमने इन सभी बातों की बखूबी चर्चा की थी। बहुत ही अच्छे तरीका से हमने इसकी चर्चा की थी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? जी हाँ, डीपीएसपी। प्रश्न बहुत अच्छा है सर। ये डीपीएसपी किस देश के संविधान से लिया गया है? आपको मालूम है डीपीएसपी की हम बात करते हैं। डीपीएसपी ये आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है। ये आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है। यदि हम भाग की बात करते हैं तो भाग 4 में इसका उल्लेख है। ये सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है। ये सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है। ये सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है। यदि सरकारें आप तक इन आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक जितने भी प्रावधान हैं, इनकी पहुंच आपको नहीं कराएं तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। तो यानी कि ये बाध्य योग्य नहीं है। 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 ये न्याय योग्य नहीं है। ये न्याय योग्य नहीं है। ये बाध्य योग्य नहीं है। और आपको मालूम है ये जेंटलमैन, ये आयरलैंड के संविधान से इनको ग्रहण किया गया है। जी हाँ, ये आयरलैंड के संविधान से इनको शामिल किया गया है। तो इसका आंसर केवल और केवल बी होगा। बी इज द राइट आंसर। ये आयरलैंड के संविधान से इनको शामिल किया गया है और इनकी बात हम चर्चा कर चुके थे। एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं कि कौन सा प्रावधान किस देश के संविधान से लिया है। जी हाँ, कौन सा प्रावधान किस देश के संविधान से लिया है? वेट। यस, अब आप देखिए, यदि हम बात करते हैं भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935, ये वो प्रावधान है जो भारत शासन अधिनियम 1935 से हमारे संविधान में लिए हैं। पहला है संघात्मक व्यवस्था, न्यायपालिका की शक्ति, राजनीति का आधारभूत संरचना, लोक सेवा आयोग। जी हाँ, लोक सेवा आयोग, जर्मनी का लोक सेवा आयोग, आपातकाल उपबंध। यस, आपातकाल उपबंध। यदि हम जर्मनी की बात करते हैं तो जर्मनी के संविधान से लिया गया आपातकाल उपबंध। वही हम रूस की बात करते हैं तो रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। ये वो महत्वपूर्ण बातें हैं। कुछ याद हो ना हो आपको, इन बातों को याद आपको अनिवार्य करना है। यहां से सीधा का सीधा मटेरियल आपके एग्जाम के लिए हो सकता है। जी हाँ, ये वो क्रीम बातें हैं, ये वो सेलेक्टेड बातें हैं, इनको आप किसी भी कीमत पर इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, नेक्स्ट, यदि हम अमेरिका की बात करते हैं तो मेरे बच्चों बहुत देर से लगातार इस पे हम बता रहे हैं कि अमेरिका के देश से, अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में क्या शामिल किया गया है। पहला है मौलिक अधिकार, ये बताए थे आपको हम, सर्वोच्च न्यायालय, ये बताए थे हम आपको। न्यायिक पुनरावलोकन, जी हाँ, न्यायिक पुनरावलोकन, जब संसद के द्वारा कोई ऐसा कानून बनाया जाए, कोई ऐसी विधि बनाई जाए, वो विधि आपके अधिकारों का हनन करती हो, वो विधि आपके अधिकारों को सीमित करती हो, तो मेरी लाल, मेरे बच्चों, सुप्रीम कोर्ट इसको शून्य और असंवैधानिक घोषित कर सकती है। ये सत्य है, ये सत्य है। हम ये बात संविधान में लिखे हुए आधारों पे आपको बता रहे हैं। हम हवाबाजी में ये बातें नहीं बता रहे हैं। नेक्स्ट, संविधान की सर्वोच्चता। जी हाँ, आज हमारे देश में संविधान की सर्वोच्चता है। भले ही कुछ धर्मगुरु धर्म को सर्वोच्च मानते हैं, लेकिन मेरे लाल, मेरे बच्चे, आज भी संविधान के अकॉर्डिंग देश संविधान से चलता है। तो सबसे सर्वोच्च जो दस्तावेज है वो संविधान है। आगे बात करते हैं राष्ट्रपति को हटाना। जो राष्ट्रपति महोदय हैं, यदि भारत में राष्ट्रपति महोदय के द्वारा गलती की जाएगी, यदि इनके द्वारा संविधान का उल्लंघन किया जाएगा, तो मेरे बच्चों, मेरे लाल, राष्ट्रपति महोदय को भी उनके पद से हटा सकते हैं। यह सत्य है, क्योंकि राष्ट्रपति महोदय किसी राजा, किसी महाराजा, किसी नवाब या किसी सुल्तान के बेटे नहीं है।
जो ये गलती करेंगे इनको माफ कर दिया जाएगा। जब जब राष्ट्रपति महोदय के द्वारा संविधान का उल्लंघन किया जाएगा तो मेरे बच्चों, मेरे लाल, हमारी संसद राष्ट्रपति महोदय को उनकी गद्दी से हटा सकती है। ये कितना अच्छा प्रावधान है। जी हाँ, संविधान कितना अच्छा प्रावधान बोलता है। आगे ये कह रहा है जो उपराष्ट्रपति महोदय हैं, जी हाँ, जो उपराष्ट्रपति महोदय हैं, उपराष्ट्रपति महोदय का जो है वो राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। ये प्रावधान भी अमेरिका में है, ये प्रावधान भी अमेरिका में है। राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका निहित है। जी हाँ, राष्ट्रपति के पास में संघ की कार्यपालिका शक्ति होती है। उन शक्ति का वह स्वयं प्रयोग कर सकता है या अपने अधीनस्थ के द्वारा प्रयोग कर सकता है। ये सारी बातें अमेरिका के संविधान से ली गई हैं। जरूर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए और बार बार इनको याद करना चाहिए, क्योंकि यहां से सीधी की सीधी बातें आपके एग्जाम के लिए होती हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चा, और क्या लिया है? यह है इंग्लैंड। जी हाँ, यह है इंग्लैंड। यहां से संसदीय प्रणाली, ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली ली गई है। आगे विधि का शासन, विधि निर्माण की प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार, जो संसद के सदस्य हैं उनके पास में ऐसे क्या विशेषाधिकार हैं जो आपके पास नहीं है। जी हाँ, बहुत अच्छी बात है, आर्टिकल 105। आगे हम बात करते हैं एकल नागरिकता। जी हाँ, हमारे भारत में एक देश एक नागरिकता है। जिस प्रकार से एक देश एक वोट है, एक देश एक न्यायपालिका है, उसी प्रकार से एक देश एक नागरिकता है। यह प्रावधान हमने इंग्लैंड के संविधान से लिया है। वही हम आगे बात करते हैं चुनाव में सर्वाधिक मत आधार पर जीत। जो चुनाव में सर्वाधिक जीत होगी, सर्वाधिक मत जिस व्यक्ति को होंगे, जीत उसकी होगी। वो दौर अलग था जहां पर राजे रजवाड़े बाहुबल के दम पर, बचाव के दम पर जीत हासिल किया करते थे और सत्ता का संचालन किया करते थे। अब यहाँ पर मतदान की पेटियां किसी भी व्यक्ति को शक्तिशाली बनाते हैं। हम और आप जैसे लोग किसी भी व्यक्ति को शक्तिशाली बनाते हैं। तो ये सारी बातें इंग्लैंड के बारे में थी। जी हाँ, ये सारी बातें इंग्लैंड के बारे में थी। और भी कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान है, जैसे कि आप देख सकते हैं कनाडा। कनाडा कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है? देखो, सरकार की संघीय व्यवस्था, केंद्र के पास अवशेष शक्तियां। जी हाँ, और नेक्स्ट संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। किस प्रकार से शक्तियों का वितरण होगा। आगे ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा। जी हाँ, प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से ली गई है, लेकिन इसकी जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ये बात भी याद करने योग्य है। आगे बच्चा, केंद्र राज्य संबंध। यदि हम जापान की बात करते हैं तो विधि द्वारा, प्रक्रिया द्वारा सिद्धांत। दक्षिण अफ्रीका, जी हाँ, ये बात बिल्कुल नहीं भूलोगे, दक्षिण अफ्रीका संविधान संशोधन, ये साउथ अफ्रीका से लिया गया है। और वहीं आयरलैंड की बात करते हैं तो डीपीएसपी, आयरलैंड की बात करते हैं वो है डीपीएसपी। उम्मीद करते हैं ये वो स्रोत हैं, इन स्रोतों को आप किसी भी कीमत पर इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, और क्या महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं यहां से। यस, नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व समाजवाद जोड़े गए थे। जी हाँ, वो समय कौन सा था, यानी कि कौन सा संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद को ऐड किया गया था। चार विकल्प हैं, चार विकल्प हैं। पहला विकल्प है 39वें संविधान संशोधन। आलोक, इसी ऑन करो यार, ऑन है, लग नहीं रहा, कोई बात नहीं। एक्चुअली यस, पहला है 39वें संविधान संशोधन के माध्यम से। दूसरा विकल्प है 41वें संविधान संशोधन के माध्यम से 42वां और 44वां। यह प्रश्न भी सर बहुत ही हल्का प्रश्न है। इस प्रश्न में कोई दम नहीं है, कोई ताकत नहीं है। यदि आपकी भुजाओं में ताकत नहीं है, आपकी भुजाएं भी कमजोर हैं, फिर भी आप इस प्रश्न से जीत सकते हैं, क्योंकि बहुत ही आसान प्रश्न है और इसका आंसर केवल और केवल बी होगा। जी हाँ, सॉरी, सी। 42वें संविधान संशोधन वर्ष 1976 में ये समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष को जोड़ा गया था। तो आंसर इसका केवल और केवल सी होगा। और अधिकतर बच्चे इसका आंसर सी लगा रहे हैं। जी हाँ, अधिकतर बच्चे इसका आंसर सी लगा रहे हैं। यस,
अधिकतर बच्चे इसका आंसर सी लगा रहे हैं। वेरी गुड। जो बच्चे आंसर सी लगा रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। एक और प्रश्न है। यस, ये भी बहुत आसान प्रश्न है। यदि आपने इससे पहले प्रश्न सॉल्व किया होगा, आंसर दिया होगा, तो ये भी आंसर आपके पास में होगा। ये कह रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद, जी हां, समाजवाद किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? समाजवाद किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? 42वां, 44वां, 46वां, 74वां, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। ये एक प्रकार का हलवा प्रश्न है। यदि आपके मुंह में दांत भी नहीं है तो मेरे बच्चों, मेरे लाल, इस प्रश्न की आप हत्या कर सकते हैं। इस प्रश्न का आप एनकाउंटर कर सकते हैं। यदि आप इस प्रश्न का भी आंसर गलत दे रहे हैं तो मेरे लाल, मेरे बच्चों, आपको पढ़ने की आवश्यकता है। यह बहुत ही आसान, बहुत ही सरल है। इसका आंसर केवल और केवल ए होगा। अभी हमने चर्चा की थी, अभी हम चर्चा किए थे, तो इसका आंसर केवल एक होगा। 42वां संविधान संशोधन वर्ष 1976, वर्ष 1976, वर्ष 1976। यस, एक और प्रश्न। यस, ये कह रहा है भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्यायिक व्यवस्था हैं? जी हाँ, यदि आपने उद्देशिका पढ़ी होगी तो आपको मालूम पड़ेगा इसमें कितने प्रकार के न्याय हैं। पहली बात करते हैं 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 1 प्रकार का, 4 प्रकार का। हम उम्मीद करते हैं इसका आंसर आपके पास में होना चाहिए। ये टॉपिक प्रस्तावना से है, ये उद्देशिका से है। ये वही उद्देशिका थी जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा वर्ष 1940 में प्रस्तुत की गई थी। ये वही उद्देशिका है और वर्ष 1947 में इसको स्वीकार किया गया था। इसमें भी बहुत सारी बातें पढ़नी होंगी। यदि हम न्याय की बात करते हैं तो मेरे बच्चों 3 प्रकार के न्याय थे। जी हाँ, 3 प्रकार के न्याय थे। पहला सामाजिक न्याय। ये वेट यस। तो उसमें 3 प्रकार के न्याय थे। पहले न्याय की बात करते हैं तो वो है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय का मतलब होता है जो हाशिए पे खड़े हुए लोग हैं उन लोगों को मुख्य धारा में लाना। जिन लोगों का शोषण किया जा रहा है उन लोगों को शोषण मुक्त कराना। तो यही सामाजिक न्याय है। यदि आपके देश में, आपके पड़ोस में, आपके शहर में इस प्रकार की व्यवस्था है तो हम कहेंगे भारत में सामाजिक न्याय है। अर्थात यदि किसी व्यक्ति का शोषण नहीं किया जा रहा है, किसी व्यक्ति को दबाया नहीं जा रहा है, तो यह सामाजिक न्याय है सर। दूसरा होता है आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय का मतलब होता है जो भी आर्थिक संसाधन है उन देश के आर्थिक संसाधनों का समान रूप से वितरण किया जाए। जी हाँ, उन आर्थिक संसाधनों का 140 करोड़ लोगों तक पहुंच होनी चाहिए। कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथ में राज्य के संसाधन नहीं होने चाहिए। यदि कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथ में राज्य के संसाधन है तो हम कहेंगे ये आर्थिक न्याय नहीं है, ये आर्थिक न्याय नहीं है। सिंपल भाषा में, आसान भाषा में, आर्थिक न्याय का मतलब होता है जो राज्य के अधीन जितने भी संसाधन हैं उन संसाधनों का सभी लोगों पर अधिकार होना चाहिए। जी हाँ, यही आर्थिक न्याय है। यदि ऐसा हो रहा है तो जनाब मेरे बच्चों, इसे कहेंगे हम आर्थिक न्याय। एक और है, वो है राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय का मतलब होता है जो हाशिए पे खड़ा हुआ व्यक्ति है, जो रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति है, जो गरीब व्यक्ति है, उन व्यक्तियों की भी राजनीति में भागीदारी होना, उन व्यक्तियों का राजनीति में वर्चस्व होना। यदि ऐसा हो रहा है तो मेरे बच्चों ये राजनीतिक न्याय है। इसी को ही हम राजनीतिक न्याय कहेंगे। और आपको मालूम है, ये बात भली बातें आपको मालूम है, प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय। यहां तक उम्मीद करते हैं ये बातें आपको क्लियर हो रही होंगी। तो इसका आंसर केवल बी होगा। बच्चा, थोड़ा सा पीपीटी में प्रॉब्लम है, शब्द बहुत छोटे दिख रहे होंगे आपको, क्योंकि हमें भी बहुत छोटे दिख रहे हैं। इसमें कुछ सुधार लेके आएंगे कल हम। कुछ तकनीकी कारणों से हमारे जो मुख्य टाइपिस्ट था वो था नहीं, तो कल से जो अब पीपीटी है इसमें सुधार किया जाएगा। ओके बच्चा, एक और प्रश्न आपके सामने आने वाला है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखते हैं इसका आंसर आप लगाते हैं या नहीं लगाते आप। यस, ये कह रहा है
इन विवादों में से किसने सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग कहा? जी हाँ, आंसर केवल एक ही आएगा, केशवानंद। आंसर केवल एक ही आएगा, केशवानंद। ये हम चर्चा कर चुके हैं। जी हाँ, ये हम चर्चा आपसे कर चुके हैं। नेक्स्ट एक और प्रश्न है। यस, देखते हैं कि आपने प्रस्तावना को कितना पढ़ा है। ये कह रहा है इनमें से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातंत्र गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है? जी हाँ, ये प्रस्तावना हमारे संप्रभु प्रजातंत्र गणतंत्र की जन्म कुंडली है। जी हाँ, ये बात सत्य है सर। संविधान, ये बात सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था, यदि संविधान के भाग अस्पष्ट हैं। पहली बात तो यह है कि संविधान की भाषा शैली बड़ी जटिल है। आपकी हिम्मत नहीं है इस संविधान की भाषा शैली को आप समझ पाएं। तो जाहिर सी बात है, जहां उस भाषा शैली को समझ नहीं पाएंगे तो विवादें जन्म लेंगे, चुनौतियां जन्म लेंगी। तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था यदि संविधान के प्रावधान अस्पष्ट हैं, क्लियर नहीं है, तो मेरे बच्चों प्रस्तावना का सहारा लिया जा सकता है। प्रस्तावना का सहारा लिया जा सकता है। तो प्रस्तावना को ये मिस्टर एम के मुंशी, जी हाँ, एम के मुंशी के द्वारा इसको संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र और जन्म कुंडली कहा है। इसका आंसर केवल और केवल डी होगा। डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। बच्चे महात्मा गांधी लगा रहे हैं। मेरे लाल, मेरे बच्चा, आपका आंसर बिल्कुल गलत है। इसका आंसर केवल और केवल डी होगा। डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। यस, ये बहुत ही कमजोर प्रश्न है। यदि आप बच्चों ने इसका आंसर नहीं दिया, आपको पाप लगेगा, भगवान आपको माफ नहीं करेगा। इसमें लिखा है इनमें से कौन सा शब्द, जी हाँ, इनमें से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? जी हाँ, नहीं था। यानी कि वर्ष 1975 में कौन सा शब्द नहीं था, या मूल संविधान में कौन सा शब्द नहीं था? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, संप्रभुत्व संपन्न या लोक कल्याण, इनमें से कौन सा नहीं था? इनमें से आंसर कौन सा होगा आपका? देखो, हो सकता है कि ये विकल्प आपको चुनौती दे, ये विकल्प आपको चुनौती दे। आपको मालूम है 42वें संविधान संशोधन वर्ष 1976 में 3 नए शब्द जोड़े गए थे। उनमें से एक समाजवाद था, पंथ निरपेक्ष था, अखंडता था। तो इनमें ये कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? नहीं है, इसका मतलब ये 2 शब्द नहीं है। सॉरी, नहीं है। जी हाँ, नहीं है। आपको मालूम है वर्तमान में समाजवाद भी है, पंथ निरपेक्ष भी है, संप्रभुत्व संपन्न भी है, और ये लोक कल्याण, इसका उल्लेख नहीं किया गया है। लोक कल्याण, इसका उल्लेख नहीं किया गया है। तो इसका आंसर केवल और केवल डी इसका आंसर होगा। जी हाँ, केवल और केवल डी इसका आंसर होगा। समाजवाद का मतलब होता है जो अर्थव्यवस्था है इसका संचालन कैसे होगा। क्या ये समाजवाद पर आधारित रहेगी, या ये पूंजीवाद पर आधारित रहेगी, या ये मिश्रित आधारित रहेगी? तो जो हमारी अर्थव्यवस्था है इसका आधार क्या रहेगा? तो ये समाजवाद है। वही हम पंथ निरपेक्ष की बात करते हैं। तो जनाब, आपका कोई भी धर्म हो, मेरा नाम डेविड है, डेविड ठाकुर है, तो मेरा धर्म हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है। यदि आपका नाम मोहम्मद है, आप इस्लाम धर्म से बिलोंग करते हैं। एक मेरा दोस्त प्रेम जोसेफ एंटोनियो है, वो ईसाई धर्म से बिलोंग करता है। तो जनाब, हमारा आपका किसी का भी धर्म अलग अलग है, लेकिन भारत की बात करते हैं तो भारत का कोई धर्म नहीं होगा, हमारे राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। तो ये बताता पंथ निरपेक्ष, यानी कि राज्य का कोई धर्म नहीं है, भारत का कोई धर्म नहीं है, ही है पंथ निरपेक्ष। संप्रभुत्व संपन्न, इसका मतलब होता है हम जो भी निर्णय लेंगे हम स्वयं लेंगे, हम किसी के दबाव में कोई निर्णय नहीं लेंगे। यदि कल को चाइना या पाकिस्तान हम पे आक्रमण कर दे तो हम सीधे यूनाइटेड नेशन के पास नहीं जाएंगे, बाबूजी हमें चाइना या पाकिस्तान के द्वारा हम पे आक्रमण किया गया है, हमें ये मार रहे हैं। अब भारत
खुल के निर्णय लेगा। अब भारत ईंट का जवाब उनको पत्थर से देगा। यही संप्रभु संपन्न है। निर्णय लेने की अंतिम और सर्वोच्च शक्ति भारत में निहित होती है, यानी कि जो भी निर्णय लिए जाएंगे उसके अंतिम और सर्वोच्च शक्ति भारत के पास में है। इसी को ही हम संप्रभु संपन्न कहते हैं। जी हाँ, इसी को ही हम संप्रभु संपन्न कहते हैं। इन तीनों शब्दों का उल्लेख हमारी प्रस्तावना में है। जी हाँ, एक बार फिर से, इन तीनों शब्दों का उल्लेख हमारी प्रस्तावना में है। पॉइंट बी नोटेड माय लॉर्ड। इसका आंसर केवल डी होगा। लोक कल्याण ये हमारी प्रस्तावना में नहीं है, नहीं है लोक कल्याण। तो आंसर इज द डी। आंसर डी होगा इसका। इसका आंसर कोई और नहीं, इसका आंसर डी होगा। इसका आंसर डी होगा। एक और प्रश्न है, वाकई ये प्रश्न बहुत ही कमजोर है। यदि आपने यूकेजी एलकेजी अच्छे से पढ़ा होगा तो मेरे बच्चों, मेरे लाल, इसका आंसर आप 10 साल पहले ही आपके पास में होगा। यदि आपने अच्छे से एलकेजी यूकेजी या 5th क्लास में अच्छे से मेहनत की होगी तो जनाब ये आंसर आपके पास में 20 साल पहले या 15 साल पहले ही आंसर आपके पास में होगा। ये कह रहा है, हम भारत के लोग, जी हाँ, बी द पीपल ऑफ इंडिया का प्रयोग भारतीय संविधान में कहां किया गया है। जी हाँ, ये बहुत ही कमजोर, ये बहुत ही आसान प्रश्न है। हम उम्मीद करेंगे आप सब लोग, मेरे बच्चा, इसका आंसर देंगे, जिसमें प्रीति, स्नेहा, रवीना, मोहम्मद, आसिफ, कुणाल, देवेंद्र, बहुत सारे बच्चे लगातार आंसर दे रहे हैं और अधिकतर बच्चे बिल्कुल आंसर सटीक दे रहे हैं। जी हाँ, अधिकतर बच्चे आंसर बिल्कुल सही लगा रहे हैं और इसका आंसर बिल्कुल केवल और केवल ये, जी हाँ, प्रस्तावना। अधिकतर बच्चे बहुत लगातार, बड़ी स्पीड से लगातार बच्चे कमेंट कर रहे हैं। जी हाँ, अब हमें यकीन हो गया है मेरे बच्चे, आपने एलकेजी और यूकेजी में मेहनत की है। आपने एलकेजी, यूकेजी और 5th क्लास में पढ़े हैं, ये हम मानते हैं, ये हम मानते हैं। तो मेरे बच्चा, जो भी बच्चा आंसर डी लगा रहा है, बिल्कुल सही आंसर है आपका। आपका आंसर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक और प्रश्न। यस, ये भी एक अच्छा प्रश्न है। ये कह रहा है, इनमें से निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द वर्ष 1975 भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं था। शामिल नहीं था। कौन सा प्रश्न है वो शामिल नहीं था? अखंडता, समानता, संप्रभुत्व, बंधुत्व। ये प्रश्न बड़ा ही हल्का प्रश्न है, बड़ा ही कमजोर प्रश्न है। हम चाहेंगे जितने भी बच्चे हैं इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे आप। जी हाँ, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ये आपका होमवर्क है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, क्योंकि हम हर रोज 1 या 2 प्रश्न कमेंट बॉक्स में देते हैं और जितने भी बच्चे हमें देखते हैं बाद में सभी के कमेंट आते हैं, सर इसका आंसर ये था, इसका आंसर ये था। फिर से ये प्रश्न हम आपको होमवर्क के लिए देते हैं। देखते हैं बेटा, अभी इसका आंसर मत लगाओ, बहुत सारे बच्चे इसका आंसर अभी लगा रहे हैं, हमें इसका आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। यस, आगे बढ़ते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 34 ये कह रहा है, ये प्रश्न प्रस्तावना से है। जी हाँ, और प्रस्तावना में भी आपको मालूम है एक संविधान संशोधन किया गया था, वो था 42वां संविधान संशोधन वर्ष 1976। यहां पे कहा गया है, भारतीय प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था। यानी कि ये संविधान है, ये संविधान है, संविधान को बदलने की, संविधान में कुछ हटाने की या ऐड करने का अधिकार संसद को है। यदि संसद चाहे तो संविधान में बदलाव कर सकती है। तो यानी कि पहले वर्ष 1976 से पहले ये समाजवाद संविधान में उल्लेखित नहीं था। इसके लिए एक संविधान संशोधन किया गया था और वो था 42वां संविधान संशोधन, जिसके तहत यह मालूम पड़ा, जिसके तहत समाजवाद को भारतीय प्रस्तावना में शामिल किया गया था। तो इसका आंसर केवल ए आएगा। ए इज द राइट आंसर। इसका आंसर कोई और नहीं है, ए इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, ए इसका आंसर होगा। यस, वेट ओनली जस्ट सेकेंड, जस्ट
यस, उम्मीद करते हैं इसका भी आंसर आपके पास में होगा। ये कह रहा है हमारे संविधान के किस भाग में 300 पान, जी हाँ 300 पानों में पंचायत बनाने की संकल्पना की गई थी। आपको मालूम है ये प्रश्न भी बड़ा ही कमजोर है, यानी कि पंचायत व्यवस्था की शुरुआत किस भाग में है। तो हम बताए थे भाग से भी हमने प्रश्न बनाए हैं, भाग से भी हम लेके आए थे। तो 3 टॉपिकों के ये प्रश्न है। पहला है संविधान का स्रोत, दूसरा है संविधान के भाग और तीसरा है प्रस्तावना। तो ये कह रहा है जो पंचायती राज व्यवस्था है उसका उल्लेख संविधान के किस भाग में है, किस भाग में इसका उल्लेख है। आपको मालूम है भाग 9, भाग 9 में पंचायतों का उल्लेख है। इसका आंसर केवल और केवल भाग 9 होगा। आपको मालूम है आपका आंसर सामने है ए। आगे वेट 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 वेट, यस, ये आज का अंतिम प्रश्न है। देखते हैं आप में से कौन इसका आंसर लगाता है। इसमें लिखा है भारतीय गणतंत्र की 26/1/1950 को, जी हाँ 26/1/1950 को सही संवैधानिक क्या है। 1950 में हमारा संविधान कैसा था, हमारा मूल संविधान कैसा था, उसकी हम बात करने वाले हैं। ये क्रम दिया गया है, देखते हैं इस क्रम से आंसर क्या होगा। इसमें से आपका आंसर क्या होगा। क्या 26 जनवरी 1950 को लोकतंत्र और गणतंत्र ये थे, या संप्रभु संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक या गणराज्य, या संप्रभु संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, या संपूर्ण संपन्न समाजवाद। देखो हम आपको बताएं ये प्रश्न भी बहुत कमजोर है। देखिए वर्ष 1976 में संविधान में संशोधन किया गया था, उसके तहत समाजवाद को शामिल किया गया था। तो ये इसका आंसर नहीं होगा, ये इसका आंसर नहीं होगा। जी हाँ, ये इसका आंसर बिल्कुल किसी भी कीमत पर नहीं होगा। और ये धर्मनिरपेक्ष ये भी ऐड किया गया था वर्ष 1976 में, तो बी भी इसका आंसर नहीं होगा। तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। आंसर केवल और केवल सी होगा, जब संप्रभुत्व संपन्न लोकतंत्र और गणराज्य ये 3 प्रस्तावना में शामिल थे। और उसके बाद में आपको मालूम है 42वां संविधान संशोधन वर्ष 1976 में किया गया था, तो इसमें 3 शब्दों को और शामिल किया गया था। तो हमारे मूल संविधान में ये संप्रभुत्व संपन्न लोकतंत्र और गणराज्य ये 3 शब्द थे। जी हाँ, ये 3 शब्द थे। तो दोस्तों ये हमारे संविधान का निर्माण से हम पढ़ चुके हैं। दूसरा टॉपिक की शुरुआत की थी हमने आज संविधान के भाग, जी हाँ ये हम पढ़ चुके हैं। और तीसरा संविधान के स्रोत, और तीसरा चौथा है प्रस्तावना। यहां तक हम PYQ कर चुके हैं। ये वो PYQ हैं जो कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी ना किसी के एग्जाम में आए होंगे या आपके एग्जाम में आए होंगे। ये वो PYQ हैं। तो दोस्तों फिर मुलाकात करेंगे आपसे कल हम इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम इसमें बात करेंगे संविधान का भाग 1 और 2। जी हाँ, संविधान के भाग 1 यानी कि आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक, और 2 नागरिकता। देखते हैं कितने प्रश्न होते हैं और सभी प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। और लगातार आपका समर्थन मिल रहा है, लगातार आपका सपोर्ट मिल रहा है। तो बच्चों यदि ये क्लास हमारी आपको पसंद है तो इस क्लास को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ओके गाइज, आज की मुलाकात बस इतनी। कल कर लेना बातें चाहे जितनी। सी यू अगेन टुमारो, सेम टाइम सेम मूड सेम प्लेस। थैंक यू, सिया चाओ, गुड बाय, टेक केयर। कल फिर मिलते हैं एक नए जोश के साथ में, एक नए जुनून के साथ में, एक नई उम्मीद के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।